1928 काराकोरम इंडिया में एक माउंटेनियर कैंपिंग कर रहा था। कैंप के बाहर उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आती है। जब वो पास जाकर देखता है उसे एक चमकदार गोला नजर आता है। वो गोला ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का बना हो। वो माउंटेनियर अपना एक टूल निकालकर उसे थोड़ा सा तोड़ देता है, जिसके बाद उस गोले की रोशनी बढ़ जाती है और वो माउंटेनियर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है कि गोला गायब हो चुका है और उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन चुका है। कई साल बीत जाते हैं और आज है 2008। हेलन नाम की एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है और उसके बाद उसके बेटे जैकब को। जैकब अपने पिता की मौत की वजह से काफी उदास रहता है। हेलन उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है। तभी अचानक से हेलन के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है कि उसको लेने के लिए एक कार आ रही है। जैसे ही वो गेट पर जाती है तो काफी सारी पुलिस को देखती है और एक FBI एजेंट कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हेलन पूछती है पर क्यों और कहां, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। वो जेकब को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी पड़ोसन वहां आ जाती है, जिसके पास वो जेकब को छोड़कर उस FBI एजेंट के साथ चली जाती है। वो उससे दोबारा पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एजेंट का आंसर सेम था कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। कुछ देर बाद वो एक एयर बेस पर आ जाते हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर होता है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे। हेलन की तरह इन्हें भी कुछ मालूम नहीं है कि इन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। कुछ देर बाद ये पूरा क्रू लिनवुड मिलिट्री एकेडमी न्यू जर्सी में लैंड करते हैं। उनसे गेट पर ही अपने फोन जमा कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन हेलन अपने फोन को छुपा लेती है। इसके बाद उसे उसका पुराना दोस्त माइकल मिलता है। अगले सीन में माइकल सारे साइंटिस्ट को प्रेजेंटेशन रूम में आज की सिचुएशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि कोई UFO धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही है और उसकी स्पीड इतनी तेज है कि उसे टारगेट करके डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम को तैयार किया जाए, ताकि उसके धरती से टकराने के बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। उनके पास केवल 1 घंटा 18 मिनट बचे थे। मौका देखते ही हेलन अपने बेटे को फोन करके कहती है कि तुम बेसमेंट में छुप जाओ, लेकिन एक सोल्जर उसको फोन पर बात करते हुए सुन लेती है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी एक कॉल करने दो। इसके बाद सारे साइंटिस्ट वहां पहुंच जाते हैं जहां वो UFO धरती से टकराने वाली थी। आखिरी की कुछ सेकंड्स में तो वो लोग बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इम्पैक्ट होता ही नहीं है, बल्कि कोई चमकदार चीज बहुत ही आराम से प्यार से वहां पर लैंड होती है। तभी सारे साइंटिस्ट प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर उस चमकते हुए गोले की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपने चारों तरफ हवा में कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तभी वहां पुलिस और मिलिट्री आ जाती है अपने सारे आधुनिक हथियारों के साथ। तभी अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी होने लगती है और उस रोशनी में से एक एलियन बाहर निकल कर आता है। एलन भी धीरे धीरे उस एलियन की तरफ बढ़ रही होती है। एलियन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी सोल्जर्स उस एलियन को शूट कर देते हैं। एलियन हेलन के हाथों में आकर गिर जाता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा रोबोट नजर आता है, जो अगले ही पल आसपास की सारी इलेक्ट्रिसिटी को खा जाता है और फिर बहुत लाउड अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करता है। इसके बाद वो रोबोट उस एलियन की तरफ बढ़ने लगता है और तभी एलियन अपना एक इशारा करके उस रोबोट को शट डाउन कर देता है, जिसके बाद वहां पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो लोग एलियन को इलाज के लिए मिलिट्री लैब में लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका इलाज करें तो करे कैसे। एलियन की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। हेलन कहती है एटलीस्ट इसके अंदर जो गोली लगी हुई है उसे तो बाहर निकालो। वो फौरन वैसा ही करते हैं। वो ये देखकर हैरान था कि ये एलियन अंदर से बिल्कुल इंसानों जैसा है। इसके बाद एलियन की जो स्किन थी वो फटने लगती है। फिर सर्जन फटी हुई स्किन को हटाने लगता है। स्किन हटने के बाद जो बचा था वो बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था। एलियन को एक स्पेशल प्रोटेक्टिव कैप्सूल के अंदर रखा जाता है। हेलन कहती है ये कोई सपना देख रहा है। तभी वो जाग जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। हेलन उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम घबराओ मत। जिसके बाद वो एलियन शांत हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये एलियन हूबहू वैसा दिख रहा था जैसा 1928 में वो माउंटेनियर था। इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि एलियन के आने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। डिफेंस सेक्रेटरी रेजिना एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज करती है। वो वहां बताती है कि एलियंस ने हमारी एक स्पाई सैटेलाइट को हैक कर लिया है, जिससे उन्हें हमारे सारे डिफेंसेस के बारे में अच्छे से पता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि दुनिया भर में हजारों एलियन शिप्स लैंड कर रहे हैं। इसके बाद लैब में वापस आकर हेलिना एलियन की रिपोर्ट देखती है, जिसमें पता चलता है कि एलियन की बॉडी में
3 अलग जीवों का डीएनए मौजूद है। उसकी बॉडी इंसानों जैसी है और जो उसकी ग्रे स्किन थी वो ऑर्गेनिक है, जो कि एक तरह का प्रोटेक्टिव सूट है। ऐसा लगता है कि एलियंस पहले भी धरती पर कई बार आ चुके हैं और उन्होंने किसी तरह से इंसानों का डीएनए हासिल किया है, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जब उस माउंटेनियर के हाथ पर एक निशान आ जाता है। इसका मतलब उसे अगवा किया गया होगा और उसका डीएनए सैंपल लिया गया होगा ताकि एलियंस इंसानों जैसे दिख सकें। यहाँ हमें पता चलता है कि एलियन बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में बात कर सकता है और वो पानी मांग रहा था। उसका हाथ कांप रहा होता है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा इस बॉडी को अडॉप्ट करने में। रिजीना एलियन से सवाल करने स्टार्ट कर देती है, लेकिन एलियन उसे इग्नोर कर देता है। फिर हेलिना कहती है कि कुछ बताओ अपने बारे में। एलियन कहता है, मैं हूँ क्लाटू और मैं दुनिया की दूसरी सिविलाइजेशंस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वो कहता है कि मेरी यूएन के लीडर्स से स्पेशल मीटिंग अरेंज कराओ ताकि मैं वर्ल्ड के लीडर्स से बात कर सकूं। लेकिन रिजीना साफ इनकार कर देती है। रिजीना कहती है कि वो हमें सारी बातें नहीं बता रहा है, इसलिए हमें उसे सच बोलने वाली दवाई का इंजेक्शन लगाना चाहिए और उसके बाद उसे किसी इंटेरोगेशन सेंटर में लेकर जाना चाहिए। साइंटिस्ट को लगता है कि क्लाटू ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोज है, इसलिए वो उसे सीक्रेट सर्विसेज को नहीं सौंपना चाहते थे। लेकिन रिजीना को एलियन इंसानों पर खतरा लगता है। माइकल और रिजीना में बहस हो जाती है। फिर हेलिना कहती है कि मैं खुद लगाऊंगी उस एलियन को वो इंजेक्शन। इसके बाद हेलिना को ट्रूथ सीरम दे दिया जाता है, पर वो चोरी छिपे एक सलाइन डोज उठा लेती है, जिसे अगर किसी को इंजेक्ट किया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ रिजीना क्लाटू को कहती है, हम तुम्हें यहाँ से सेफ जगह पर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन क्लाटू कहता है, तुम मुझे अभी आजाद कर दो। तभी रेजिना कहती है, तुम यहाँ गैर कानूनी तरीके से आए हो और तुम्हारे रोबोट ने हमारी मिलिट्री पर अटैक किया है। क्लाटू कहता है वो बायो रोबोट सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब उस पर अटैक किया गया हो। लेकिन रेजिना इस बात को नजरअंदाज कर देती है और हेलेन को कह देती है, इसे इंजेक्शन लगाओ। हेलेन उसको वो सेलिन वाटर इंजेक्ट करती है, ना कि ट्रूथ सीरम, और उसे धीरे से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद क्लाटू को एक चेयर से बांधकर उस रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर लाई डिटेक्टर मशीन थी। वहाँ पर एक एजेंट क्लाटू से कई सारे सवाल करता है, मगर क्लाटू किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देता और अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके उस लाई डिटेक्टर मशीन से उस एजेंट को जोरदार इलेक्ट्रिक करंट लगवा देता है। इसके बाद क्लाटू उस एजेंट के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उससे बाहर जाने का रास्ता उगलवा लेता है, जिसके बाद वो उसके कपड़े भी ले लेता है। क्लाटू अपनी साइकिक पावर्स से सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और फिर उन्हें अपनी टेलीपैथिक पावर से टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ मौजूद अलार्म बजने लगता है, लेकिन कोई भी गार्ड इस हालत में नहीं था कि वो उसे रोक पाए। इस सिचुएशन में मौका देखते ही हेलेन एलियन का सैंपल चुरा लेती है। वहीं रेजिना अपने सोल्जर्स को कहती है कि कैसे भी करके उस एलियन को पकड़ कर लाओ। इसके बाद क्लाटू एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। जब उसे भूख लगती है वो अपनी साइकिक पावर्स यूज करके एक वेंडिंग मशीन से सैंडविच निकाल लेता है। जब एक बच्चा उसे देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि कोई बिना पैसों के कैसे कोई सैंडविच बाहर निकाल सकता है। इसके बाद क्लाटू ऑब्जर्व करता है कि कैसे इंसान एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अचानक से उसको ब्लीडिंग होने लगती है और वो बाथरूम में चला जाता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद हेलेन के पास एक कॉल आती है और उसको उसी रेलवे स्टेशन पर बुलाया जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जरूर ये क्लाटू होगा। उसके बाद वो क्लाटू को अपनी कार में बिठा लेती है, जहाँ क्लाटू से जेकब मिलता है, लेकिन जेकब थोड़ी बदतमीजी से पेश आता है। क्लाटू हेलेन से कहता है, मुझे वो सैंपल दे दो जो तुमने लैब से चुराया था। फिर वो उसे अपने जख्म पर मलता है। दूसरी तरफ अमेरिकन एयरफोर्स उस रोबोट पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही रोबोट अपने ऊपर हुए हमले को डिटेक्ट करता है, अगले ही पल वो उन सारे फाइटर जेट्स पर कंट्रोल पाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद मिलिट्री लीडर्स ये सोचने लगते हैं कि करें तो करें क्या। दूसरी तरफ हेलेन उसी रास्ते पर कार ड्राइव कर रही थी जहां क्लाटू उसे कह रहा था। जेकब देखता है कि सभी शहर छोड़कर भाग रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि मुझे एलियन से नफरत है, उनकी वजह से सभी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, और कहता है कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो वो जरूर उस एलियन को मार डालते। इसके बाद वो तीनों अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं। तभी जेकब बाथरूम चला जाता है और क्लाटू हेलेन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब हमें पता चलता है कि जेकब का पिता एक मिलिट्री इंजीनियर था। इसके बाद क्लाटू रेस्टोरेंट में जाकर मिस्टर वू से मिलता है। वो भी एक एलियन ही होता है। वो 70 साल पहले यहाँ पर आया था ह्यूमैनिटी को समझने के लिए। मिस्टर वू कहता है, इंसान बहुत झगड़ालू, जिद्दी और कभी ना बदलने वाले प्राणी हैं। क्लाटू कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद क्लाटू मिस्टर वू को कहता है कि आप धरती छोड़कर चले जाओ, मैं यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन मिस्टर वू कहता है कि मैं यहाँ धरती पर ही रुकने वाला हूँ, क्योंकि मेरी अब यहाँ पर एक फैमिली है जिनके आखिरी पल तक मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। और ये भी कहता है कि दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। उसी दौरान मिलिट्री एक बहुत ही ताकतवर पिंजरा सा तैयार करती है
उस रोबोट के चारों तरफ लगाने के लिए। वो सोचते हैं कि इस तरह से वो उस रोबोट की ताकत को ब्लॉक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड के पीछे न्यू जर्सी की पूरी पुलिस लगी हुई थी। अब वो तीनों द हाईलैंड्स नाम की एक जगह पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद क्लाटू कहता है तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन हेलन जैकब को कहती है तुम कार में इंतजार करो, और इसके बाद वो क्लाटू का पीछा करने लगती है, जहाँ वो देखती है कि पानी में से एक चमकदार गोला बाहर आ रहा है और क्लाटू उसे छूकर एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद दुनिया भर में छुपे हुए चमकदार गोले बाहर आने लगते हैं। हेलन तुरंत अपनी कार में वापस आ जाती है। जेकब देख लेता है कि उसकी माँ परेशान है। उसे लगता है कि हेलन क्लाटू से शादी करने वाली है और फिर क्लाटू उसके पिता की जगह ले लेगा, इसलिए गुस्सा होकर वो कार से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। दोनों कार से बाहर होते हैं और तभी उन्हें एक बहुत तेज रोशनी नजर आती है। ये उसी चमकते गोले में से आ रही थी जो बाकी सारे गोलों के साथ धरती छोड़कर जा रहा था। सिर्फ एक स्पेसशिप अभी भी धरती पर था जिसमें क्लाटू आया था। इसके बाद क्लाटू आकर हेलन को कहता है कि मुझे वापस शहर ले चलो, लेकिन हेलन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ ये सब चल क्या रहा है। क्लाटू कहता है कि इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं और क्योंकि दुनिया में इतने प्लैनेट्स नहीं हैं जहां जीवन संभव हो, इसलिए मैं यहाँ धरती पर धरती को इंसानों से बचाने के लिए आया हूँ। वो कहता है धरती पहले की तरह हो सकती है अगर इंसानों को खत्म कर दिया जाए। हेलन कहती है कि इंसानों को एक मौका मिलना चाहिए, वो बदल सकते हैं, लेकिन क्लाटू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि इंसान क्या करते हैं और अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका है जो कि अब नहीं रुक सकता। उसी समय एक पुलिस वाले को क्लाटू नजर आ जाता है और वो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। जेकब भी डर के मारे रोने लगता है। तभी क्लाटू अपनी साइकिक पावर का यूज करके वो उस पुलिसमैन को एक कार से हिट कर देता है। इसके बाद वो कार की ही पावर से उस पुलिस वाले को वापस जिंदा कर देता है। क्लाटू कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि वो रुकावट ना बने। हेलन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम चाहो तो अभी भी तुम सब कुछ रोक सकते हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विसेज वाले देख रहे थे कि बहुत सारे चमकदार गोले धरती छोड़कर जा रहे हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि उन चमकदार ग्लोब्स के अंदर धरती पर पाए जाने वाले कई सारे जीव कैद हैं। रिजीना को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। मिलिट्री ने उस बायो रोबोट को धरती के बहुत नीचे एक लेबोरेटरी में रखा हुआ था। दूसरी तरफ हेलन क्लाटू को लेकर काल के पास आती है। काल एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है। जब क्लाटू को एक फॉर्मूला नजर आता है बोर्ड पर लिखा हुआ, वो चौक उठाकर उसे ठीक कर देता है, जिसे देखकर काल हैरान था। दूसरे रूम में जेकब टीवी देख रहा होता है जहां क्लाटू की फोटो दिखाई जाती है और कहा जाता है कि किसी ने अगर इसे देखा है तो इस नंबर पे कॉल करे। दूसरी तरफ काल क्लाटू से पूछता है कि तुम्हारी सिविलाइजेशन अभी तक जिंदा कैसे है। क्लाटू कहता है हमारा सूरज मरने लगा था, इसलिए बचने के लिए हमें अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ा। काल कहता है जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है तभी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि अब इंसान भी इसी परिस्थिति में है, इसलिए उन्हें भी एक चांस तो मिलना चाहिए जैसे तुम्हारी सिविलाइजेशन को मिला था। क्लाटू इसके बाद सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और तभी क्लाटू, हेलन और जैकब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैकब खुले में आकर हेलीकॉप्टर्स को इशारा करके अपने पास बुलाने लगता है और हेलन को बताता है कि मैंने ही इन्हें कॉल करके यहाँ बुलाया है और कहता है कि मेरे पिता होते तो वो भी यही करते। हेलन कहती है तुम्हारे पिता अब जिंदा नहीं हैं। इसे सुनकर जैकब बहुत उदास हो जाता है। तभी एक सोल्जर आकर हेलन को उठाकर ले जाता है। बचे हुए 2 हेलीकॉप्टर्स क्लाटू पर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करके उन हेलीकॉप्टर्स को क्रैश करवा देता है। जेकब ये देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो नदी में गिरने वाला होता है, मगर क्लाटू समय रहते उसे बचा लेता है, जिससे जेकब को भरोसा हो जाता है कि क्लाटू बुरा नहीं है। थोड़ी देर बाद हेलन से रजीना मिलती है। हेलन कहती है मुझे जाने दो, क्योंकि क्लाटू अगर किसी की सुनेगा तो सिर्फ मेरी, लेकिन रिजीना साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस उस रोबोट पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। वो उसके आर्मर में ड्रिल करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ड्रिल के बाद उस रोबोट के अंदर के क्रैक्स में से अजीब से दिखने वाले रोबोट कीड़े नजर आते हैं जो बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे थे और तभी पूरा का पूरा रोबोट छोटे नैनो रोबोट्स में बदल जाता है जो इंसेक्ट्स के जैसे दिख रहे थे। उन नैनो रोबोट्स के रास्ते में जो भी चीज आ रही थी वो उसे खत्म कर रहे थे। कुछ ही पल में पूरा का पूरा बेस मिट्टी में मिल जाता है। मिलिट्री रेजिना को इस पूरे हादसे के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि नैनो रोबोट्स को खत्म नहीं किया जा सकता, जितना उन पर अटैक किया जा रहा था वो उतने ही ज्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे थे। वो पूरे शहर में एक बादल की तरह फैल रहे थे और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को वो खत्म कर रहे थे। एक स्टेडियम जितनी बड़ी जगह भी कुछ ही पल में धूल बनकर गायब हो जाती है।
रिजीना को एहसास हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, जिसके बाद वो हेलन को आजाद कर देती है ताकि वो क्लाटू से बात कर सके और माइकल हेलन के साथ जाता है। क्लाटू जेकब को लेकर एक सुनसान पड़े कैबिन में आता है जहां से जेकब अपनी माँ को फोन करता है। जब वो दोनों एक सेफ प्लेस पर मिलने का डिसाइड कर लेते हैं, जेकब और क्लाटो उस जगह पर जाने लगते हैं जहां जेकब कहता है मैं अब नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत हो जाए, जिस वजह से क्लाटू सोचने लगता है कि शायद इंसानों में अभी भी इंसानियत बची है और शायद इन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। कुछ देर बाद वो एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं जहां जेकब क्लाटू से कहता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज करके मेरे पिता को जिंदा कर दो, लेकिन क्लाटू कहता है कि उनका शरीर अब नष्ट हो चुका है, इसलिए मैं उन्हें जिंदा नहीं कर सकता। जेकब रोने लगता है और तभी वहाँ उसकी माँ हेलन आ जाती है। वो जेकब को संभालने की कोशिश करती है और वो अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है आज के बाद मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। इस इमोशनल सीन को देखकर क्लाटू डिसाइड करता है कि इंसानों को एक और मौका मिलना ही चाहिए। क्लाटू हेलन से पूछता है क्या ह्यूमन सच में अपने आप में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हेलन कहती है तुम हमें एक मौका दो, हम जरूर लाएंगे। तभी वहाँ नैनो रोबोट्स आ जाते हैं। क्लाटू बताता है कि ये नैनो रोबोट्स हर उस चीज को खत्म कर देंगे जो इनके रास्ते में आएगा, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई बिल्डिंग। हेलन, जैकब, क्लाटू, माइकल सारे के सारे कार में बैठकर वापस न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां पर क्लाटू का स्पेसशिप लैंड हुआ था, लेकिन मिलिट्री ने उनका रास्ता ब्लॉक करा हुआ था। लेकिन क्लाटू कहता है तुम रुकना मत। इसके बाद पहले तो सोल्जर्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं कि क्लाटू को जाने दो। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो ग्लोब है। वो ये देखकर हैरान थे कि यहाँ से सब लोग जा चुके हैं। उसी पल उन पर एक मिसाइल आकर गिरती है जिसमें अनफॉर्चुनेटली माइकल मारा जाता है और तभी वहां पर नैनो रोबोट्स भी आ जाते हैं जिन्होंने कार के शीशे को खाना शुरू कर दिया था। क्लाटू उस गोले के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उस गोले को नैनो रोबोट्स ने पूरी तरह से घेर लिया था, जिसके बाद वो तीनों जान बचाते हुए एक ब्रिज के नीचे चले जाते हैं। तभी जेकब की नाक से खून बहने लगता है और हेलन देखती है कि उसकी नाक से भी खून बह रहा है। क्लाटू कहता है कि तुम मर रहे हो क्योंकि बग्स तुम्हारे अंदर जा चुके हैं। हेलन उससे मदद की भीख मांगती है। वो उन दोनों के हाथ पकड़कर अपनी पावर से उन नैनो रोबोट्स को बाहर निकालने लगता है। इसके बाद क्लाटू कहता है कि कार्ल बिल्कुल सही कह रहा था, इंसान बदलाव के काबिल है। इसके बाद क्लाटू उन दोनों को गुड बाय कह के उन नैनो रोबोट्स के झुंड के बीचों बीच जाने लगता है और उन्हें क्रॉस करके वो अपने उस चमकदार गोले को छू लेता है। उसी पल क्लाटू की बॉडी खत्म हो जाती है और साथ ही साथ जितने भी नैनो रोबोट्स थे वो भी मारे जाते हैं और उसी पल पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। हेलन और जेकब बाहर आते हैं और उस चमकते हुए गोले को धरती छोड़कर जाते हुए देखते हैं और जेकब कहता है कि क्लाटू अभी भी जिंदा है। इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।